आप सब लोगों को प्रणाम। आज हम बात करेंगे कालसर्प योग के बारे में या कालसर्प दोष के बारे में। पहले हमें यह तय कर लेना चाहिए कालसर्प दोष है कि कालसर्प योग है। तो हम अपने प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उनमें कुछ ने तो इसे कालसर्प दोष कहा और किन्हीं ने कालसर्प योग कहा है। तो मैं अपने गुरु के मतानुसार हमारे जो गुरु महाराज कहते थे उनके मतानुसार मैं भी कालसर्प दोष को कालसर्प योग मानता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण तो यही हमारे स्वतंत्र भारत की कुंडली में कालसर्प योग है और हमारे देश में ज़्यादातर प्रधानमंत्री हैं उनकी कुंडली में कालसर्प योग देखने को मिलता है। अब कालसर्प योग बनता कैसे? कालसर्प योग को कालसर्प दोष को लेकर के कालसर्प योग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कालसर्प योग से क्या क्या नुकसान होते हैं और कालसर्प योग बनता कैसे। पहले हम बात करते हैं कालसर्प योग बनता कैसे। राहु और केतु के मध्य में जब सारे ग्रह हो जाते हैं उसको हम कालसर्प दोष मानते हैं। अब कई बार क्या होता है कि किसी की कुंडली में राहु के साथ कोई ग्रह बैठा है और चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा है तो उसको हम आंशिक कालसर्प दोष मान लेते हैं। तो राहु केतु के मध्य में जब सारे 7 ग्रह आ गए तो उनको हम कालसर्प दोष मानते हैं या कालसर्प योग मानते हैं। जैसे लग्न से सप्तम, द्वितीय भाव से अष्टम, इस प्रकार से, क्योंकि राहु केतु हमेशा एक दूसरे से सप्तम में बैठते हैं। अब इस प्रकार से 12 तरीके का कालसर्प दोष बनते हैं। तो द्वादश कालसर्प दोषों का अलग अलग प्रभाव होता है, जब हम आगे बात करेंगे। अभी हम ये बताना चाहेंगे आपको कि कालसर्प दोष से नुकसान क्या होता है। कालसर्प दोष जो है हमारे कार्यों में बाधाएं जरूर उत्पन्न करता है। कालसर्प दोष वाली जो कुंडली देखने को आज तक हमें मिली हैं उनमें लोगों का क्या रहता है कि उनके देर में तरक्की होती है, जैसे कि पढ़ाई लिखाई में अड़चने आती हैं उनके जीवन में, नौकरी उनको देर से मिलती है, शादी विवाह उनको देर से मिलता है, संतान उन्हें विलम्ब से होती है उनके जीवन में। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि वो एक मेडिकल स्टोर पे दवा भी खरीदने जाते हैं तो उनको लाइन में लगना पड़ता है। तो कालसर्प योग जो है विलम्ब जरूर करवाता है, यह हमने इसका नुकसान देखा है। कालसर्प योग के फायदे क्या होते हैं? कालसर्प योग वाले जातक जिनको पूर्ण कालसर्प योग होता है उनमें सबसे अच्छी खासियत क्या होती है कि वो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि एक आपने चींटी को देखा होगा। चींटी जो है अपने से 10 गुना वजन का जो है खाने की वस्तु को, अनाज का दाना लेकर के दीवार पे चढ़ती है और गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, अंत तो चढ़ जाती है। तो कालसर्प योग में ये हमने देखा है कि कालसर्प योग वाला जातक चींटी की तरह बहुत ही बड़ा उद्यमी होता है, वो हार नहीं मानता कुछ भी हो जाए। तो इस संदर्भ में मैं कालसर्प योग को योग मानता हूँ, क्योंकि पूर्ण कालसर्प योग वाले जातक कड़ी मेहनत करने वाले होते, कभी हार नहीं मानते और उनकी कड़ी मेहनत ही उन्हें सफलता प्रदान करवाती है। कालसर्प योग हमारी कुंडली में बनता क्यों है? अब मैंने जो अनुभव किया है अपने जीवन में, मैंने अपने गुरु से जो अनुभव सुने हैं उसके आधार पे मैं ये कहना चाहूँगा, यह पूर्ण जन्म में कहीं ना कहीं सर्प शाप है। तो अब यहाँ पे जैसे कि जनमानस में ये होता है कि जैसे जो हमारी प्राचीन आर्य संस्कृति थी, जो हम आर्यंस होते थे, तो आर्य संस्कृति में क्या था कि सर्प की हत्या नहीं की जाती, सर्प की हत्या करने का प्रावधान नहीं है। क्योंकि सर्प जो है, वो सर्पों की बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो वो क्या कहते हैं, वो उनके डसने से आदमी की मृत्यु हो जाती है बहुत सी। अब जो मेन हमारा जो सनातन धर्म में आर्य संस्कृति में मेन जिस सर्प की पूजा होती है, नाग की पूजा होती है। नाग तो जहरीला है, वो उसके डसने से प्राणी मात्र मृत्यु हो जाती है, सूंघने मात्र से मृत्यु हो जाती है। तो यह भी कहा गया कि पूर्व जन्म में किसी ने नाग की हत्या करी है तो उसको कालसर्प दोष है। इसलिए कहते हैं कि अगर मरा हुआ सर्प कहीं से मिल जाए तो उसका अंतिम संस्कार करके उसका श्राद्ध और पिंडदान सब कुछ करना चाहिए, वो कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक धर्म है, सर्प हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। यह भी एक बात है। अगर सर्प ना हो तो हमारी फसलों को, हम पुराने टाइम पे कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता था। हमारी फसलों को नष्ट करने वाले जीव जंतुओं को सर्प ही चट कर जाते हैं।
सर्प हमारा बहुत बड़ा मित्र। सर्प के बगैर मानव जीवन की कल्पना नहीं करी जा सकती। समुद्र मंथन भी हुआ तो सर्प की मथनी बनी। और हमारे शरीर में जो कुंडलिनी है वो सर्प के रूप में ही विराजमान है। तो सर्प का और मनुष्य का गहरा संबंध है और हम अपने पितरों को सर्प के रूप में ही मानते हैं। तो अब यहाँ पे है कि हमने मान लो कि अब यहाँ पे काल सर्प दोष वाली बात हो गई। ये मिथक हो गया कि पूर्व जन्म में सर्प को मारा था तो काल सर्प दोष हो गया। तो हम कभी सांप को है, अगर हमारे घर में सांप घुस आया और निकल नहीं रहा तो हम सांप मारेंगे, वहाँ पे हमें कोई दोष नहीं लगता। इसके लिए हमारे धर्म ग्रंथ भी इजाज़त देते हैं। और हम ये बताना चाहेंगे कि सनातन धर्म में ग्रंथ तो हैं, लेकिन ग्रंथ जो है सनातन धर्म में जो ग्रंथ हैं वो एक वैज्ञानिक है, वो प्रकृति से संबंधित है। वो बिल्कुल प्रकृति जो सिस्टम है वो वही चीज़ बताते हैं, वो कोई चीज़ हमारे पे थोपते नहीं है। तो हम सर्प तो मार सकते हैं, लेकिन सर्प साप कब लगेगा? सर्प साप जब लगेगा कि ऐसी जगह पे नाग देवता बैठे हुए हैं जहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं और आपने सिर्फ कुतूहल में उन्हें मार दिया। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि देखा कि कहीं नाग देवता बैठे हुए हैं तो उनको तीर मार के उनको जानबूझ के मार दिया। बहुत से लोगों को मैंने ऐसा करते हुए देखा है। अगर सर्प देवता जंगल में, वन में, खेत में कहीं पे बैठे हुए हैं और हम जानबूझ के अपने मनोरंजन के लिए उनकी हत्या कर देते हैं तो कदाचित हमें सर्प दोष लगता है। और वो सर्प दोष इतना भयंकर होता है कि हमारा जीवन खराब हो जाता है। तो काल सर्प दोष जो है पूर्व जन्म में या तो हमने अपने गोत्र की हत्या करी है या अपने परिवार में ही प्रॉपर्टी को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के हमने किसी की हत्या कर दी है, या मैंने किसी नाग की इस प्रकार से हत्या करी है कि बिना वजह उनको हमने मार दिया है, तो काल सर्प दोष बनता है।